आपने कहीं नौकरी करी, उस नौकरी में 4 भाई थे, चारों अलग दिशाओं में थे, सारों में झगड़ा था। 4 करोड़, जी हाँ। 4 करोड़ रुपए कृषि से। माएँ ऐसी होती हैं, हैं? Yes. हमने नहीं देखा उनको, मगर भगवान की सूरत क्या होगी है माँ तेरी सूरत, Exactly. मतलब भगवान की सूरत क्या होगी। क्या होता है जब बीएससी पास एक युवा खेती किसानी करने के सपने पालता है, खेती किसानी करता है, अच्छी फसल उगाता है, उसे बेचने मंडी जाता है और मंडी में दलालों के हाथ चीट होकर बाहर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या होता है जब वही नौजवान एक कॉरपोरेट सेक्टर में कहीं नौकरी करने जाता है और जहां वो नौकरी करने जाता है वहां उसके मालिक 4 भाई होते हैं, चारों में बिल्कुल नहीं पटती, चारों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते, और ये व्यक्ति उन चारों में सुलह कराता है, और जब ये व्यक्ति वहां से नौकरी छोड़ता है तो चारों मिलकर उसको एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। क्या होता है जब इसी व्यक्ति को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय अजीत डोभाल जी चाय पर बुलाते हैं। नमस्कार मित्रों, आत्मा की आवाज में आज हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनकी जीवन की कहानी बहुत गजब की है। स्वागत करिए श्री एमपी भट्ट जी का। एमपी भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत आत्मा की आवाज में। नमस्कार। डोभाल साहब ने चाय पर क्यों बुलाया था? उसका उद्देश्य ये था कि मुझे वहाँ पर कुछ प्रबुद्ध उत्तराखंडियों का कोई सम्मेलन था और उनको ये जानकारी मिल गई कि कृषि के क्षेत्र में उत्तरांचल का कोई व्यक्ति लखनऊ में 25 साल से कुछ काम कर रहा है। तो उस उद्देश्य से मुझे इनवाइट किया गया। मैं और मेरी पत्नी जब वहाँ गए तो वो सारा समागम देख करके ऐसी अनुभूति हुई कि हम जो काम कर रहे हैं हम मिलीग्राम्स में कर रहे हैं, और ये आदरणीय लोग उनके साथ अजीत डोभाल साहब के साथ एनएसए के चीफ अनिल चौहान साहब भी थे, सीडीएस। तो सीडीएस साहब और इन दोनों को देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी ऐसे इमोशनल हो गए कि हमारा काम तो हम समझते हैं हम बहुत कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे कई गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उसी समय हमने एक संकल्प लिया कि हम कुछ और काम भी करेंगे अपने गांव की सेवा के लिए। नहीं, आप पहले बताइए आप काम क्या कर रहे हैं अभी आज की डेट में? तो हम कृषि कर रहे हैं पूरे की कृषि का मतलब क्या? कृषि तो बहुत लोग कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। मैं बताता हूँ, हमारा मेन तो क्रॉप। और आपका टर्नओवर कितना है? हमारा 4 करोड़ है कृषि का। 4 करोड़? जी हाँ। 4 करोड़ रुपए कृषि से? हाँ जी, कृषि और कृषि से बने हुए वैल्यू एडिशन से, मतलब कृषि से बने हुए वैल्यू एडिशन से मिला करके हमारा टर्न। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, क्या हमारे कृषक भाई, जो किसान भाई जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो भी कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। और क्या ये सच है, जमीनी हकीकत पर उतारा जा सकता है इसको? 100%। उसका केवल एक ही कारण है जिसको मैंने 15 साल पहले स्पीच दी थी। उसमें यह था कि एक सीक्रेट है, एक बहुत बड़ा किसानी में आगे बढ़ने के लिए जो रहस्य है वो ये है कि हम जो किसानी के इनपुट होते हैं, इनपुट क्या है किसानी के? खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी। इसकी कॉस्ट को अगर हम कम करते हैं बुद्धिमानी से तो हम जो आउटपुट है वो बढ़ता है। अब आउटपुट बढ़ाने के बाद उसको ही वैल्यू एडिशन देना, वो है सीक्रेट। तो उस क्षेत्र में हमने पहले तो बनाना पर काम किया, ये केले पर बड़ी गहराई से काम किया। जो मेरे पास लैंड थी, बहुत अच्छी लैंड तो नहीं थी, लेकिन उस लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए मुझे 3 साल तक बहुत कठिन परिश्रम करना। नहीं, आप पहाड़ के हैं, टेहरी गढ़वाल के हैं, और फार्मिंग लखनऊ में कर रहे हैं जी, या वहाँ टेहरी में भी कर रहे हैं? हाँ, वहाँ मैं हर्बल फार्मिंग करता हूँ, लेकिन वो ऐसी कमोडिटी हैं जो वहाँ कभी भी उग करके मेरे पास आती है, फिर मैं उनके एक्सट्रैक्ट्स बना करके उनको उन प्रोडक्ट में डालता हूँ जिनको मैं वैल्यू एडिशन कह रहा हूँ। ये हर्बल प्रोडक्ट क्या? हर्बल फार्मिंग क्या है? जैसे जीरा है, काली मिर्च है, और आपका जैसे सिनेमन है, दालचीनी, नींबू का जूस, अगर हम इसको ब्लेंड कर दें तो उससे एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो अपने शरीर के लिए एक लाभदायक होता है, और उसका प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं। एक कैच मसाला आपने सुना होगा, वो मेरे क्लाइंट हैं। पहले तो उन लोगों को मेरे काम को देखने में बहुत समय लगा, लेकिन जब वो कन्विंस हो गए तो अब वो मेरे बल्क सप्लायर हैं। और एक राजस्थान में भी हैं, उनका नाम जयंती है, और कैच, ये दोनों मेरे बड़े अच्छे। हमें आसान भाषा में बताइए कि उत्तर प्रदेश के किसान जो गेहूं और धान बोते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं,
वो ऐसा क्या करें कि उनकी भी थोड़ी आमदनी बढ़े? यूं तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अपने अनुभव बताइए, आप क्या कर सकते हैं और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जी मैं बताता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले काला नमक जो चावल होता है उसकी खेती की। वो तो खसुरान में लुप्त हो गया, है ही नहीं अब काला नमक का बीज ओरिजिनल। जो काला नमक जो चावल है वो पूर्वांचल में जिस जनपद में ये काला नमक चावल होता था, तो हमने भी कोशिश की पता करने की, पता लगा कि उसका बीज खत्म हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसका मैं अपने विद्वान साथी हैं, उनका नाम रामचेत चौधरी है। वो ब्रेन है इसका, मतलब इस क्षेत्र का, और उनके सहयोग से मैंने इसमें बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। अगर आप कभी चाहेंगे तो मैं आपको सारी उसके इनपुट्स भी दे सकता हूँ। तो उसमें क्या था काला उस काला नमक चावल में क्या है खासियत कि उसमें एक तो वो शरीर के लिए जो उसमें जिंक की परसेंटेज है या जो उसका स्वास्थ्य से संबंधित लाभ है वो सचमुच अनोखा है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी प्राइस एज कंपेयर टू अदर प्राइस थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन वो स्केर्सिटी है उसकी, एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा है उसका कि कोई भी आदमी उसको करता है तो उसमें उसकी आमदनी बढ़ती है। दूसरा जो ये क्रॉप है जो मैं करता हूँ केले की, इसमें सचमुच बहुत ही लाभ होता है, लेकिन इसको करने के लिए पूरा टैलेंट लगाना पड़ेगा। केला, हाँ, जैसे मैंने कहा टिश्यू कल्चर का केला, G9 वेराइटी का केला, अगर हम उसको लगाते हैं तो फिर उसके पूरे 13 मंथ तक ऐसी रक्षा करनी पड़ती है जैसे मासूम बच्चे की। इजी नहीं है। तो लोग कहाँ फेल होते हैं, वो आ तो जाते हैं ट्रेड में, लेकिन उनका उतना गहरा जुड़ाव नहीं होता है कि टेक्निकली उन चीज़ों को सीखें या सीखने के लिए तैयार रहें। हमने ये काम, एक फर्म है जलगांव में, उसका नाम है जैन इरिगेशन। वो भंवरलाल जैन जो उसके संस्थापक थे, अब तो नहीं है, पर मेरे अजीज उसमें थे सहयोग में। उनके सहयोग से मैंने बड़ा मॉरल सपोर्ट दिया उन्होंने मुझे, और मैं इस काम में कारीगरी से। अच्छा, जब आप रोने लगे थे तो रोए कब थे? वो बड़ी कहानी है, बड़ी बड़ी दयनीय स्थिति है। जब मैंने केला उगाया, ईयर की बात? ये 2011 की बात है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है? नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उस समय मैं इतना उत्साहित था कि जब मैंने केला ग्रो किया ऐसी भूमि में जो भूमि में कुछ भी चीज़ें नहीं उगती थी। तो उस दौरान एक कैबिनेट मिनिस्टर होते थे यहाँ पर मुजफ्फरनगर के, उनके पास बहुत बड़ी लैंड है जी। तो वो मेरी लैंड पर जब आए तो उन्होंने कहा आज ही आप इस काम को स्टॉप कर दो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना टाइम सब वेस्ट कर रहे हैं। मुझे कहते हैं बहुत ही ख़राब लग रहा है कि मैं आपको आपके काम के लिए मना कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे थे? फिर उन्होंने कहा कि ये अगर आप इतने उत्साहित होकर ये कर रहे हैं तो इतना आपको लाभ नहीं होगा। तो मैं तो थोड़ा हो गया उनकी बात से। मैंने सोचा ये तजुर्बे हैं इनके भूमि में। मेरी पत्नी ने कहा नो। जब हम घर वापस गए तो उन्होंने कहा नहीं, जब कभी आपको ऐसे हमारे लिए चैलेंजेस आते हैं तो हमारी असली परीक्षा की घड़ियाँ होती हैं। एंड शी इनकरेज्ड मी। उसने मुझे कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि ये हमको और कॉशियस कर रहे हैं। तो हमें 3 साल लग गए उस काम को करने में, लेकिन उसके बाद हमारी प्रॉपर। अरे रोए कब थे? हाँ, रोए कब थे? रोए तो तब थे जब हम अपना केला अपनी गाड़ी में ड्राइव करके जब मंडी ले गए। नाम बिना नाम लिए बताइएगा। हाँ, जिसने आपको चीट किया, नाम मत लीजिए। मैं बताना, मैं सचमुच जब मैं उस बंदे के पास गया तो उन्होंने मुझे जो कहा कि हाँ अभी आपका केला तो बहुत अच्छा है, यानी फर्स्ट चांस में तो आई वाज सो हैप्पी कि ये मुझे तो मेरा भला होने वाला है। लेकिन जब उन्होंने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, जब मैं काफ़ी देर तक बैठा रह गया तो उन्होंने कहा, वो कोई क्लाइंट थे, उनके खास क्लाइंट होते हैं, उनको उन्होंने कहा बुलाया। जब वो आ गए तो उन्होंने उनके हाथ के ऊपर रुमाल रखा। रुमाल रखने के बाद ये नेगोशिएट किया कि कितने का है ये केला। तो जब उन्होंने हो गया तो मैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे तो अब तो कम से कम जो मेरी कॉस्ट है, मेरा 9 रुपीज़ 60 पैसा के लगभग आ रहा था उस समय जो मेरे कॉस्ट आ रही थी। तो उन्होंने जब वहाँ कहा तो उन्होंने कहा आपका केला का दाम। तो मैंने कहा कितने का बिका, कितने का बिका? तो मैं तो सोच रहा था 10 रुपये कहेंगे, 11 रुपये कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा 7 रुपये का बिका। मैंने कहा दिस इज़ नॉट फेयर। तो उन्होंने कहा नहीं ये मंडी है, नहीं तो ये काम करो आप छोड़ जाओ, फिर देखेंगे दूसरा क्लाइंट देखेंगे। तो मैं जब छोड़ने की बात आई तो फिर मैंने कहा नहीं, कल तो और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। जैसे मैच्योर अच्छा केला था। तो उसके बाद फिर स्टोरी ख़त्म हो गई और मैं 7 रुपये ले करके जब बाहर आया तो आई वॉज रियली वीपिंग। और मुझे लगा कि ये तो मैंने अपने साथ गलत किया। वो सही कह रहे थे
वो जो श्रीमान जी 3 साल पहले मेरे खेत में आए थे वो सही कह रहे थे। फिर मैं जब घर गया तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये गलत हो गया, गलत डिसीजन है हमारा। उसने कहा नहीं, इस गलत डिसीजन नहीं है, पेशेंस रखो। लेकिन तभी एक परमात्मा ने ऐसे मोड़ दे दिया कि दूसरे दिन जब मैं गया मंडी तो मुझे एक सज्जन आज़ादपुर मंडी के मिल गए। अच्छा, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी? हाँ, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी का कोई आढ़तिये थे, वो लखनऊ में मिल गए? वो लखनऊ में मिल, वो किसी अपने काम से आए होंगे तो वो मिल गए। वो केले का व्यापार आज़ादपुर मंडी में करते हैं। तो अब जब उन्होंने मुझे कहा कि ये बताइए कि आप बाहर अपेरेंटली तो मैं अच्छा लग रहा था लेकिन मन दुखी था। तो वो इतने कोई सज्जन थे कि उन्होंने थोड़ा फेस देख करके मुझे कहा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो मैंने कहा अगर सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। चाय पीने के दौरान मैंने उनको बताया कि मैं केला उगा रहा हूँ, इसके जो इनपुट है, जो बीज है, जो उसका पौध है, उसको बड़ा करना, फिर उसकी सिंचाई, फिर उसमें फर्टिलाइज़र कर डालना, फिर ड्रिप इरिगेशन से उसकी सिंचाई करना, इसमें मेरा बहुत पैसा लगा है और अब मुझे पैसा नहीं मिल रहा है मंडी से और रोड मुझे पता ही नहीं चलता है। नहीं तो मैं अपने आप भी तो बोल सकता हूँ ना कि मेरा माल यह है, किसको लेना है ले लीजिए। तो उसने कहा, बड़ी गहराई से कहा कि आप मत घबराइए, 1 हफ्ते के बाद मेरा बेटा आएगा आपके फार्म को देखने के लिए। और उसका बेटा 1 हफ्ते के बाद आ गया। जब आ गया मेरे फार्म पर गया तो उसने खुश हो गया कि इस केला बहुत अच्छा है और उसने मुझे जो प्राइस दी मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे हृदय से ऐसा लगा जैसे भगवान जब मदद करते हैं तो ऐसा करते हैं। और जब मेरे घर वापस गया, घर में हम नाश्ता कर रहे थे तो उसने तुरंत मुझे कुछ एडवांस दे दिया। तो मैंने कहा मैं एडवांस तो नहीं लेता हूँ, जब आपकी गाड़ी जाएगी। तो उसने कहा आप बहुत शरीफ हैं, आप बिजनेस में कैसे सफल होंगे, आप क्यों कर रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा मैं आई विल नॉट बी हैप्पी टू रिसीव द एडवांस एट दिस वेरी स्टेज, जब आपको मैं दे नहीं रहा हूँ। नहीं, कहते हैं मेरे पापा ने कहा है कि उनको दे के आना। तो कहते मेरे पापा से बात कर लो, ही वॉज ए डिवाइन पर्सन। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा बेटा तुम बिजनेस में कैसे कामयाब हो गए। ही वॉज वेरी एल्डरली पर्सन। तो आई वॉज सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज विद हिज कम्युनिकेशन कि मुझे उनकी बात ऐसे माननी चाहिए जैसे कोई अपने पिता की बात मानता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बढ़िया बात है। अच्छा, आपका बचपन तो पहाड़ पे गुजरा? बचपन पहाड़ में बीता। अब जब बर्फ गिरती होगी जी, आप छोटे रहे होंगे सर, घर का रास्ता कैसे तय करते? क्या बात है, ये आपने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा है कि आई एम गेटिंग सो इमोशनल। मैं जब बहुत छोटा था, 6th क्लास में पढ़ता था, तो मेरा घर ऐसी जगह पर था। उस समय वहाँ बर्फ़ गिरती थी, अभी नहीं गिरती है, अभी टिकती नहीं है, गिरती है लेकिन टिकती नहीं। उस समय वहाँ बर्फ़ गिरती थी। ये प्रश्न आपने कैसे मेरे को पूछा? आई एम सो हैप्पी विद दिस। तो मेरी माता जी मुझे अपने कहती थी कि जो जहाँ पर जीप आती थी, वो स्कूल जाने के लिए एक जीप चलती थी उन दिनों। घर ऊपर होगा, जीप नीचे आती होगी। एग्जैक्टली। तो वो माता जी कभी कभी तो आती नहीं थी जीप, तो माता जी उस स्कूल तक 6 किलोमीटर मेरे साथ चलती थी पैदल, 6 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। और जब मेरा स्कूल का आ जाता था तब कहते थे ओके अब तुम जाओ, और तब तक वो मेरे किताबें और सब कुछ ले भी जाती थी साथ। लेकिन एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि जब मैं उस जगह पर पहुंच रहा था जहां पर जीप आती थी, तो माता जी सुबह मुझे उठाती नहीं थी। वो 3 बजे उठती थी और 5 बजे के लगभग मुझे जीप में तक ले जाने के लिए तैयार हो जाती थी। तो जब मैं एक दिन मैं गया तो वहाँ जब नीचे जाते थे माता जी के साथ में, तो वो बर्फ़ के निशान बने रहते थे, मतलब जहाँ मेरा घर है और जहाँ तक वो जीप आती थी। अब जब उस निशानों में वो पाँव रखती थी और एग्जैक्ट इतने विद्वान थी कि वो मेरे पाँव के डिस्टेंस के बराबर ही वो बनाती थी, खांचे बनाती। वो खुद बनाती थी? नहीं, वो जूते पहनती थी अपने और उलन सॉक्स पहन करके वो निशान बना देती ताकि बेटा वहीं पर पाँव रखे। एग्जैक्टली, दैट वाज द रीजन। तो अब क्या हुआ कि वो जब उसने उस दिन गया तो मैंने कहा माँ ये निशान कौन बनाता है? तो मेरी माता जी ने कहा कि भगवान जी बनाते हैं। तो मैंने कहा उनका स्वरूप कैसा है, कैसे लगते हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनके फेस कैसा है? कहते बहुत सुंदर है। और उसके बाद स्टॉप हो गया वो टॉपिक और चले गए हम। दूसरे दिन जब मैं वापस आया, दूसरे सैटरडे को, मतलब जैसे चले गए तो वहाँ ऐसा सिस्टम था कि शनिवार को वापस आना था, मंडे को वापस जाना था। तो जब मैं वापस आया तो उस हफ्ते मैं सोचता रहा कि मैं भगवान जी को देख सकूँगा कभी कि नहीं। मैं उस शब्द को ऐसे याद करता हूँ जैसे कल की घटना हो। तो जब माता जी, मैंने कहा कि माता जी आप कल सुबह मैं भी आपके साथ मैं देखना चाहूँगा। उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसे छोटे बच्चे ऐसे बात नहीं करती।
अब उसने तो मुझे समझा दिया, मैं सो भी गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे देखना तो है वो भगवान जी को। तो मैं उस दिन सोया ही नहीं कंप्लीट नाइट। जब माता जी सुबह उठी तो वो जूते पहन रही थी और अपने वुलन के सॉक्स पहन करके उस बर्फ़ में जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा यही है भगवान। और जब वो आ गई वापस तो मैंने तब तक भी अपने को थोड़ा और रखा, लेकिन जब मैं जाने लग गया तो मैंने कहा माँ जी, मैंने उस भगवान जी को आज पकड़ दिया। तो वो एकदम इतने द्रवित हो गई कि उसने मुझे एकदम गोदी में उठा लिया अपना। तो उसने ये इस करके कि ये जस्ट सीन ऑल दीज एक्टिविटीज़। तो जब मैं वहाँ गया, वो छोड़ने के लिए गई मुझे, और मैं जब उस जीप में बैठ रहा था तो मैं उनको देख रहा था। हमेशा वो मुझे ऐसा करके कहते थे अब जाओ। तो अब पहाड़ी बोली में उसने कहा, तो जैसे उसने कहा तो उस दिन मैं रोने लग गया। आई वॉज जस्ट कनेक्टिंग द स्टोरी ऑफ गॉड विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। आज जब मैंने उसको कहा, उसने कहा एक जहाँ पर पड़ेगा अगर आंसू निकला तो। शी वॉज सो स्ट्रांग पर्सनैलिटी। और जब मैं जीप में बैठ गया तो मैं बिल्कुल डर गया। डरते थे हम उसके, ऐसे इससे डरते थे, इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी। तो उसने जब वो वहाँ पर से, मैं उस जीप में आ रहा था तो जैसे राउंड लिया जीप ने, तब तक मेरी माता जी एक खेत ऊपर ही गई थी। वो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं जिनमें पैदल चलते। तो मैंने जब देखा उनको तो वो रो रही थी। माँ ऐसी होती हैं, हैं? Yes. हमने नहीं देखा उनको, मगर भगवान की सूरत क्या होगी है माँ तेरी सूरत, Exactly. मतलब भगवान की सूरत क्या होगी। माँ तो ऐसी ही होती है। फिर मैंने सभी मम्मियों को, सभी माताओं को बहुत बहुत प्रणाम। एक दिन मैं एक सज्जन से बात कर रहा था। वो सज्जन कह रहे थे मेरी बहन ने मुझे लखनऊ भेजा। अच्छा, हाँ, प्रभुनाथ राय। अब मैंने उनको कहा वो कहाँ है आपकी बहन। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि उसकी बहन को नमस्कार। अच्छा, तो भट्ट साहब, हम फिर मूल मुद्दे पर लौटते हैं। आपने कहीं नौकरी करी, उस नौकरी में 4 भाई थे, चारों अलग दिशाओं में थे, सालों में झगड़ा था जी। उसका कारण ये था, जब मैं उस कंपनी में नौकरी करने के लिए आ गया था तो वहाँ पर बड़ा जो भाई था, ही वॉज ए जेंटलमैन। तो उसने कहा मेरा तो आपको पूरा समर्थन रहेगा, फुल फ्लैज्ड। मतलब ही वॉज डिपेंडिंग अपॉन माई इंटीग्रिटी। क्योंकि जो कंपनी का हेड था, वो पार्ले एक कंपनी होती थी, उसका जो फाउंडर था, उसने उनको कहा था कि उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में, ऐसी उन्होंने कही। तो उसने मुझे कहा आई नो यू आर ए मैन ऑफ वेरी हाई इंटीग्रिटी, तो मुझे डाउट नहीं है, पर यहाँ तुम्हें थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा। तो जब साथ देने की नौबत आई तो उन ब्रदर्स को मैंने कहा मैं अपने बलबूते से कर लूँगा। आई वॉज दैट कॉन्फिडेंस। फिर किया, मैंने ऑनेस्टली किया। इम्पोर्टेड मशीन्स लाए, विदेश गए, विदेशों से मशीनें लाना लगाना। लेकिन जब एक ऐसे स्टेज, जब सब अच्छा चलने लग गया, तो मैंने कहा मेरे चरित्र की पहली परीक्षा यही है कि मैं क्या ऐसा काम अपने लिए कर सकता हूँ। तो मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे अपना काम करना है। उन्होंने कहा नहीं, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ मिलेगी। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये आप पर बिना आपकी परमिशन से मैं वो काम शुरू नहीं करूँगा। तो खैर एक स्टेज ऐसी आई जब उन्होंने इमोशनली कहा कि आपको काम करने में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब। उन्होंने मुझे बहुत सुविधाएं भी दी जब मैं काम करता रहता था। तो सुविधाएं जैसे मेरे बच्चों के एजुकेशन, कहीं भी मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो दे विल अफोर्ड। तो वो बहुत बड़ा मैंने नहीं, वो चारों भाइयों में बनती नहीं थी। हाँ, जब बनती नहीं थी ना, उसके रीज़न ये था कि भाई जब कोई हायर स्टेज पर चले जाता है, बिजनेस करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, तो वो अपने में कोई बंदिश नहीं चाहता है। ये बड़ा ड्रॉबैक है। बट अल्टीमेटली जब हमने उनको एसोसिएट किया, अगर आप आज अतिशयोक्ति नहीं समझेंगे तो आई होप उनका इंटायर बिजनेस मोर देन 2500 करोड़ का होगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कई यूनिट्स लगाई हैं। भले कोको हिंदुस्तान में आज वो कोको कोला के बिगेस्ट बॉटलर हैं। बड़ा काम किया आपने। यू आर अ नोबल सोल। ये भगवान ने, आई गिव दिस क्रेडिट टू गॉड एंड टू माई वाइफ फॉर 2 रीजन। वन इज दैट मेरी पत्नी बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही समर्पित इंसान है। जैसे मैं कभी लो होता हूँ तो वो मुझे कहते हैं नहीं, ये तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसे होने की। आज के डेट में मेरे पास बहुत कुछ, जो कुछ मैं जितना लायक भी नहीं था। मेरे बच्चों का एजुकेशन, मेरा बेटा आज कैम्ब्रिज से, मेरी बड़ी ड्रीम थी कि किसान का बेटा बाहर पढ़े तो कितना अच्छा है। कैम्ब्रिज में पढ़ाया उसने? कैम्ब्रिज में उसने जो अपना MBA कैम्ब्रिज से किया, उसके बाद वहीं बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हाँ, कर रहा है वो एजुकेशन। और दूसरा आपका फूड,
ये दोनों सेक्टर हैं उसके। और मैं ज़रूर, जब आएगा तो काइंडली आप ज़रूर मिलिए। जी जी बिल्कुल। बहुत खुशी होगी आपको। तो आपने एक बात कही थी, अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और ये प्रश्न का आप जवाब देंगे तो हमारे जितने दर्शक हैं उनके मन में जिज्ञासा और जागेगी। आप क्या क्या चीज़ वैल्यू एडिशन करते हैं, आप क्या क्या बनाते हैं? कुछ तो उगाते हैं और कुछ उगे हुए से बनाते हैं। जी। क्या क्या बनाते हैं? मेरा सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट है जो नींबू के जूस, जिसका बेस है, जो पहाड़ों में जो बड़ा नींबू होता है उसको गलगल कहते हैं, और यहाँ जो छोटा नींबू होता है उसको कागजी, लेमन लाइम दोनों मिक्स करके एक जूस प्रोड्यूस करता हूँ मैं। और उस जूस का मिश्रण होता है जीरे के साथ में, काली मिर्च के साथ में, अदरक के साथ में, सिनेमन, दालचीनी के साथ में एक ब्लेंड बनता है। उस ब्लेंड से जो प्रोडक्ट बनता है वो हर्बल ड्रिंक होता है। अच्छा, तो एक ये हो गया। यस, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है, एक नया प्रोडक्ट है जो अभी लॉन्च कर रहे हैं हम। वो सिरप तो सेल हो रहे हैं लेकिन कॉमर्शियली सेल नहीं है। वो सिबक थॉर्न से है। सिबक थॉर्न एक ऐसा बेरी है जो लेह लद्दाख और बद्रीनाथ में उगती है। अच्छा। बद्रीनाथ में जो ये बेरी है, इसको भगवान के लिए बद्री बेरी भी कहते हैं इसको, भगवान के भोग के लिए ये यूज होती है। तो कई सालों से मेरे दिमाग में, जब मैं वहाँ जाता था आता था, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता था कि क्या हम इसको कॉमर्शियल लॉन्च कर सकते हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं जो उसको इकट्ठा करेंगे भरेंगे उनको भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और आम जनता जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या यंग पीपल हैं, उनको ले एक ड्रिंक मिलेगा जिसकी फूड वैल्यू ये बनेगी। इस पे काम कर रहा हूँ। एक और प्रोडक्ट है, उस पर भी मैंने काम किया है। उसको एक तो नागदौन कहते हैं, उसको भी हमारे पहाड़ों में उगता है, पर उस पर मैं लगा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। मित्रों, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है भट्ट साहब का। ये किस्सा सुनने के बाद हम नमस्ते करेंगे आपसे, आप सुनिए, बहुत मजा आएगा। हमने सुना उत्तर प्रदेश के एक पूर्व राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के साथ कोई किस्सा आपका है? जी सर, जी सर, ही वॉज माई रोल मॉडल। मतलब उनके साथ मेरा ऐसा अनुभव है कि आपने बहुत गहराई की बात पकड़ी। ध्यान से सुनिएगा। विष्णुकांत शास्त्री जी, उन्होंने, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री जी को मैं अपना रोल मॉडल इसलिए, क्या हुआ था, किस्सा बताइए। किस्सा ये हुआ था कि वो जब भी कहीं मेरे एक मित्र थे यहाँ पर, वो कमिश्नर थे यहाँ पर, राकेश मित्तल, उनके अक्सर कोई गेट टुगेदर होते थे कबीर पीस मिशन के, तो विष्णुकांत शास्त्री जी बड़े उत्साहित होकर उसको अटेंड करते थे। मैंने देखा विष्णुकांत शास्त्री जी जब भी किसी मीटिंग में जाते थे तो अगर 4 बजे का है तो 3:58 पर वो वहाँ पर रहेंगे जी। और मैं इस चीज़ को बड़ी गहराई से वॉच कर रहा था। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा पूछने का मौका मिला कि आप इतने समय के पंक्चुअल हैं, धन्यवाद। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं इसलिए पंक्चुअल हूँ क्योंकि मेरे को ना कुछ पेट में तकलीफ होती है, पेन होता है, तो मैं सोचता हूँ उसकी वजह से मैं ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं पहले पहुँचने का संकल्प करता हूँ। अच्छा। तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। तो मैंने उनको उस समय तो नहीं कहा, पर मैंने वापस अपने, क्योंकि मेरा काम फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, डेवलपमेंट्स में काम करता था, तो मैंने बेल पर मैं काम कर रहा था उन दिनों कि बेल के जूस को कैसे घरों में पहुंचाया जाए। बेल करना और उसको करना कम्बर्सन लगता है, लेकिन वो सच्चाई यह है कि अगर हम उसका कोई रेडी टू ड्रिंक जूस बना दें, उसमें कोई चीज़ मिलानी नहीं है, उसी का बेल, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट शुगर, विदाउट, मतलब ओरिजिनली, तो मैंने वो तैयार किया। उसके एक खास टेक्नोलॉजी है कि उसके सीड अलग हो जाएं, उसका पल्प होमोजीनियस हो जाए और पल्प इस ढंग से प्रोसेस किया जाए कि वो 1 वीक तक खराब ना हो। तो वो मैंने टेक्नोलॉजी पकड़ ली और उसके बाद मैंने उनको वो जूस पहुंचाने की बात सोची। जब मैं वहाँ गया, मेरी पत्नी ने कहा कि ये गवर्नर हाउस में आप ऐसी चीज़ नहीं दे सकते। तो मैंने उनको कहा, अगर मैंने इतनी श्रद्धा से बनाया है और उसको उनको अपने पिता की प्रति छवि देख करके बनाया है तो नोबडी कैन स्टॉप मी। तो मेरी पत्नी ने कहा, हाँ हो भी सकता है। फिर मैं वहाँ जब गया उनको देने के लिए तो बड़ी चैलेंज आ गया वहाँ पर। उसने मुझे कहा, सॉरी आप कैसे दे सकते हैं ये गेट पे? हाँ, गेट पर जो सिक्योरिटी सिस्टम था। तो मैंने अपने उसके पीछे कुछ लिखा और मैंने कहा जो उनके एडीसी हैं उनको पहुँचा दो। तो मैंने उसमें वृत्तांत लिख दिया कि यहाँ मेरी मीटिंग हुई थी और मैंने उस दिन साहब से ये पूछा था और ये था, मैं उनको ये देना चाहता हूँ। वो एडीसी ने तुरंत कहा कि आप वहाँ पर रख दीजिए और कल आए, कल हम आपको बुलाएंगे। ठीक टाइम पर मैं कल पहुँच गया तो उन्होंने, एडीसी ने कहा कि बिल्कुल आप दे सकते हैं, साहब ने कह दिया है।
तो जब मैं देने के लिए विष्णुकांत शास्त्री जी के रूम में गया तो वो नज़ारा मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही सुकून भरा है कि उन्होंने जिस ढंग से मुझे रिसीव किया वो ऐसा था जैसे कोई सचमुच अपने बच्चे को कोई क्या रिसीव। बात। एंड देन ही एक्नॉलेज्ड मी। उसका पत्र भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो आप खुश होंगे। फिर उन्होंने एक्नॉलेज किया मुझे कि मुझे आपके बेल के जूस पीने से बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मित्रों, ये हैं श्री MP भट्ट, और आज MP भट्ट की आत्मा की आवाज़ आप तक पहुंची। ये निश्चित रूप से आपको बहुत दिलचस्प पॉडकास्ट लगा होगा। हमारी कोशिश होती है आत्मा की आवाज़ में हम ऐसे लोगों की आत्मा की आवाज़ आप तक पहुंचाएं जो सीधे लोगों के हृदय के कोरों को छूते हैं। भट्ट साहब, आप हमारे आत्मा की आवाज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार।